गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इससे पहले हमने बात की थी जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और उससे पहले हमने बात की थी ट्रायल एंड एरर के बारे में। बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने जो दिया है कनेक्शनिज्म बेस पर, उसके बाद हम बात कर रहे थे कंडीशनिज्म थ्योरी। कंडीशनिज्म में पहली जो हमने थ्योरी की है वो है क्लासिकल कंडीशन, जिसे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है। और आज जो हम नेक्स्ट थ्योरी लर्निंग थ्योरीज की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग, या उसे हिंदी में सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है। सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत में अब शुरुआत में हमने ये बात कही कि जब भी एक सीखने की लर्निंग थ्योरी आई है तो साइकोलॉजिस्ट ने कुछ ना कुछ उसको क्रिटिसाइज़ किया है और उसकी क्रिटिसिज्म बिहाफ पे एक नई लर्निंग थ्योरी का जन्म हुआ। जैसे पहले ट्रायल एंड एरर आई तो उसके बिहाफ पे कंडीशनिंग थ्योरी का जन्म हुआ। अब क्लासिकल कंडीशन जैसे पावलव हुए हैं, वाटसन हुए हैं और थॉर्नडाइक हुए हैं, इन सभी ने ये बात कही कि जो सीखना है, सीखने के लिए किसी न किसी ज्ञात उद्दीपन की आवश्यकता होती है तो ही हम सीख पाते हैं। जैसे कि हमने अभी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की थी उसमें क्या था कि जैसे ही कुत्ते को भोजन प्राप्त होता है तो कुत्ता लार देता है, मतलब एक ज्ञात उद्दीपक मीन टू से एक स्टिमुलस होगा तभी सामने वाला उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है। तो इसी बात पर क्रिटिसाइज़ करते हुए जो स्किनर है, जो कि अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों में से एक हुए हैं, इन्होंने ये बात यहाँ पर सिद्ध की कि व्यक्ति जो भी क्रिया अनुक्रिया करता है जरूरी नहीं है कि वो किसी न किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण हो। बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके लिए व्यक्ति को किसी तरह की कोई उद्दीपन की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो क्रियाएं करता है। तो इस थ्योरी को पहले शुरू करने से पहले हमें इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं उनको समझना होगा, जिसके इर्द गिर्द ये सारी बात चलती है, जिससे हम इस बात को समझ पाएँ कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसका क्या अर्थ है। तो इसमें सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया कि जो इसका जन्म हुआ है इस सिद्धांत का, इस बिहाफ पे हुआ कि हमें सीखने के लिए किसी न किसी ज्ञात उद्दीपन की आवश्यकता होती है और हम उसके प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो यहाँ पर स्किनर ने दो तरह की मुख्य अनुक्रियाओं की बात की है। पहली है रिस्पॉन्ड बिहेवियर और दूसरी है ऑपरेंट बिहेवियर। अब रिस्पॉन्ड बिहेवियर क्या है? रिस्पॉन्ड बिहेवियर से मतलब क्या है कि जब व्यक्ति किसी ज्ञात उद्दीपन की वजह से कोई क्रिया करता है तो उसे रिस्पॉन्ड बिहेवियर कहा गया है। रिस्पॉन्ड बिहेवियर का मतलब अगर हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे किसी के द्वारा आँखों पर तेज रोशनी पड़ने पर आँखों की पुतलियों का सिकुड़ना या आँखों का बंद हो जाना, ये क्या है कि एक उद्दीपन की वजह से आपने जो क्रिया की। दूसरा, अगर मान लीजिए भूख लगी हुई है तो खाना आने पर या खाना दिखाई देने पर मुंह में पानी आना, ये भी किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण हुआ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हाथ पकड़कर उस पर पिन चुभाने की कोशिश करता है तो हाथ का पीछे की तरफ झटकना या खींचना। तो जो क्रिया हम किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण करते हैं, मतलब जिसके पीछे कोई ना कोई स्टिमुलस काम कर रहा है, किसी वजह से हम वो क्रिया कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड बिहेवियर कहा गया है। मतलब हम जिस पर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं और उसके पीछे कोई वजह होती है। दूसरा है ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर से क्या मतलब है? यह क्रिया व्यक्ति किसी ज्ञात उद्दीपन की वजह से नहीं करता। मतलब पहला है किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण से है, दूसरी है इसकी मतलब कहने का अर्थ है कि इस क्रिया पर व्यक्ति किसी भी ज्ञात उद्दीपन का हाथ नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति खाली बैठे बैठे टांग हिलाते रहते हैं या खाली बैठे बैठे हाथ पैर हिलाते रहते हैं, या मतलब आप खाली बैठे हैं, आपके हाथ में पेन है, पेंसिल है, तो आप बैठे वैसे ही कुछ बनाने या कोई कलाकारी चित्रकारी करने लग जाते हो। तो मतलब कहने का है कि एक काम तो वो है जो हम किसी वजह से कर रहे हैं,
एक ये है कि हमारे पास किसी तरह का कोई स्टिमुलस नहीं है, बट हम सहजे ही कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, तो उसको इन्होंने ऑपरेंट अनुक्रिया व्यवहार का नाम दिया है। तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर करनी है कि ज्ञात उद्दीपन के कारण होने वाली क्रिया को इन्होंने रिस्पॉन्ड बिहेवियर कहा है, और जो बिना किसी ज्ञात उद्दीपन के हम वैसे ही क्रिया करते हैं उसको इन्होंने ऑपरेंट बिहेवियर का नाम दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। अब यहाँ पर जो व्यवहार है, ऑपरेंट का मतलब हम जान गए हैं, ऑपरेंट का मतलब है क्रिया करना, कोई भी क्रिया करना जिसके पीछे जरूरी नहीं है कि कोई उद्दीपन हो, सिंपली कोई क्रिया करना। अब जब इस क्रिया को कोई पुनर्बलन मिल जाता है, रिइंफोर्समेंट मिल जाती है, कुछ इस क्रिया को करने के बदले में कुछ पुरस्कार मिल जाता है, तो आप उस क्रिया को दोबारा करते हो, आपको दोबारा कुछ मिलता है। तो आपने पहले क्रिया की, उसके एवज में आपको कुछ मिला, आपने फिर दोबारा की, फिर आपको मिला। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो इसी बात को डिक्लेयर करता है कि जब व्यक्ति कोई क्रिया करता है और उस क्रिया के फलस्वरूप उसको कोई ना कोई पुरस्कार मिलता है, तो व्यक्ति उस क्रिया को दोहराता चला जाता है उस पुनर्बलन की चाह में, और लास्ट में आप व्यक्ति से जैसा काम करवाना चाहते हो वो व्यक्ति वैसा काम करना सीख जाता है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ कि जो आपके एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कई बार ये पूछ लेते हैं डिफरेंस इन बिटवीन द क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पर मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं क्या है, कि जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे थे तो क्लासिकल कंडीशन में जो उसमें प्रयोग में कुत्ते को प्रयोग किया गया है वो एक जगह पर शांत खड़ा है, उसके द्वारा कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। पहले भोजन मिलता है फिर वो अपनी प्रतिक्रिया देता है, पहले भोजन फिर प्रतिक्रिया। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले आपको प्रतिक्रिया करनी है फिर आपको कुछ ना कुछ इनाम मिलता है। तो सबसे मेजर डिफरेंस यही है। क्लासिकल में आपको कुछ मिला है तब आपने कुछ किया है, यहाँ पर आपको कुछ मिला नहीं है, आपने कुछ करना है और उसके बाद आपको मिलेगा, और जो मिलेगा वो ऐसा होगा जो आपको उस क्रिया को दोबारा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बाध्य नहीं करता। तो इसमें इस थ्योरी में मीनिंग ऑफ रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन का भी अपना एक विशेष महत्व है। और यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो B.F. स्किनर के द्वारा क्लासिक ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात कही गई है। तो सबसे पहले जो इसमें इन्होंने दो तरह की क्रियाएं बताई हैं, सबसे पहले रिस्पॉन्ड बिहेवियर और दूसरा उन्होंने ऑपरेंट बिहेवियर के बारे में बताया, और लास्ट में हमने बात की क्लासिक ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं सक्रिय अनुबंधन। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने जो स्किनर ने, अकॉर्डिंग टू स्किनर जो इसके इसके जन्मदाता हुए हैं, उन्होंने अपने शब्दों में ऑपरेंट कंडीशनिंग को किस वे से डिफाइन किया। उनके अनुसार सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्बलन के द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप में जल्दी से जल्दी पुनरावृत्ति होती है। अब यहाँ पर एक बार हम इसको दोबारा से डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, एक ऐसी सीखने की या अधिगम की प्रक्रिया है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित ढंग से, सक्रिय व्यवहार से मतलब क्या है कि व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई व्यवहार को सुनियोजित प्लान्ड वे से, सिस्टेमेटिक वे से एक सही दिशा में आगे बढ़ाते हुए बार बार रिपीट करना पुनर्बलन के द्वारा। और जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा है, वो लिखने की शुरुआत करता है, तो उसमें पहले हो सकता है कि टीचर के द्वारा हाथ पकड़कर लिखवाया जाए, फिर उसको
दोबारा से खुद लिखने के लिए प्रैक्टिस पे दिया जाए। तो मतलब हम सामने वाले व्यक्ति को क्या बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, उसके व्यवहार को किस तरह की शेप देना चाहते हैं, इन सब को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू कर सकते हैं। सीखने में बहुत सी अलग अलग सीखने की विधियां हैं, सीखने के बहुत से सिद्धांत हैं, पर वाकई में अगर हम बात करते हैं, ट्रायल एंड एरर की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्लासिकल कंडीशनिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की अपनी है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी की अपनी इंपॉर्टेंस है, अगर हम सोशल लर्निंग थ्योरीज की बात करें उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। हर कोई सीखने की शिक्षण विधियाँ अपने आप में, सिखाने की विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर डिपेंड करता है कि टीचर के द्वारा क्लास में किस चीज़ को सिखाने के लिए कौन सी सही विधि का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि टूल और टेक्निक दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब कौन सा टूल कहाँ यूज़ होना है और उसको यूज़ करने की टेक्निक क्या है, इफ़ यू नो बोथ ऑफ थिंग्स देन यू कैन डू योर वर्क सक्सेसफुली, तभी आप अपने उस काम को अच्छे तरह से पूर्ण कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि व्यवहार को सुनियोजित, व्यवहार को बच्चे स्कूल में क्या करने आते हैं, अपने व्यवहार को सही ढंग से बनाने आते हैं, और टीचर का काम क्या होता है, उसके व्यवहार को सही दिशा देना, उसके व्यवहार को इस तरह का शेप प्रदान करनी जिससे वो बच्चा उस काम को सही ढंग से करना सीख जाए। तो एक पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट की सहायता से एक टीचर अपने इस काम को पूरा करता है। सीखने वाला अंत में उसी तरह का व्यवहार करना सीख जाता है जैसा कि शिक्षक चाहता है। इसमें मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ, उसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिससे आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी। अब आपने सर्कस में देखा होगा बहुत से अलग अलग तरह की एनिमल बर्ड्स बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सर्कस में जो चीज़ उनको सिखाई जाती है वो टोटली ऑपरेंट कंडीशनिंग बेस पर होती है। कि अब मान लीजिए सर्कस में आपने देखा होगा एनिमल्स में जैसे एलिफेंट्स बेस्ड भी होती हैं, लायन बेस्ड होती हैं, टाइगर बेस्ड होती हैं, या फिर पिंग पोंग ये बर्ड बेस्ड होती हैं, पैरेट्स की गेम्स होती है। तो वो सारी जब एक्टिविटी उनसे करवाई जाती है तो जो उसका ट्रेनर होता है, जिन्होंने उसको ट्रेन किया होता है, उसके हाथ में या तो चाबुक होता है या कुछ ना कुछ खिलाने के लिए उनके पास होता है। तो वो यहाँ पर उसकी सहायता से पॉजिटिव या नेगेटिव रेनफोर्स करके उनसे वो सारी एक्टिविटी करवाता है जिसके लिए उसने उनको ट्रेन किया है, जिससे उन्होंने उसके व्यवहार को उस तरह की शेप दी है जैसी वो चाहते थे। तो उसमें मान लीजिए अगर हम बात करते हैं पिंग पोंग एक आइटम होती है, तो उसमें पक्षियों के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी होती है। उसमें 1 या 2 दाने उनको खाने के लिए दिए जाते हैं और जो एक्टिविटी कहते हैं वो उसमें करके दिखाते हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम सामने वाले के व्यवहार को एक दिशा देते हुए सुनियोजित ढंग से प्लान बेस से उसको पूरा करवाते हैं, वही ऑपरेंट कंडीशनिंग के हिसाब से उसको लागू किया जाता है। तो अपने इस बात को सिद्ध करने के लिए स्किनर के द्वारा 2 तरह के महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए। पहला इन्होंने चूहे पर किया, दूसरा कबूतर पर किया। तो स्किनर ने अपना प्रयोग करने से पहले एक स्पेशल तरह का बॉक्स तैयार किया जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया है। जब हमने ट्रायल एंड एरर में किया था तो उसमें उसे उलझन पेटी या पजल बॉक्स कहा गया था, उसी तरह से इन्होंने जो यहाँ पर तैयार किया है इसे स्किनर बॉक्स कहा गया। एक जैसे बुक्स में आप देखोगे एक स्पेशल तरह का बॉक्स है। इस बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ है जिसका संबंध ऊपर पड़ी हुई तश्तरी पर है। उस बॉक्स में ऊपर की तरफ एक प्लेट है जिसमें कुछ दाने हैं खाने के। उसका जो संबंध है प्लेट का वो लीवर से है कि मान जैसे ही लीवर पर पैर पड़ता है तो ऊपर से 1 या 2 दाने उसकी सामने नीचे प्लेट में आ जाते हैं और उसको खाने के लिए मिल जाते हैं। इसका एक प्लान्ड वे होता है कि किस तरह से जैसे चूहा आगे की एक रास्ता होता है, संकरा सा रास्ता होता है जिसके नीचे कील लगे होते हैं छोटे छोटे। मतलब कहने का है कि आप सामने वाले को किस तरह का रास्ते पर ले जाने के लिए पुनर्बलित करते हो, वो आगे बढ़ते हुए कोई क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद उसको खाने के लिए कुछ मिलता है। तो ये एक पहली स्टेप होता है। तो इसमें जब स्किनर के द्वारा ये प्रयोग शुरू किया गया तो एक जो स्पेशल बॉक्स है उसमें पतला सा एक छोटा सा रास्ता होता है, नीचे हल्की फुल्की छोटी कील लगी होती है। चूहा उस पर आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है, हल्का प्रकाश होता है उसमें। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है, बढ़ते हुए
धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसका पैर लीवर पर पड़ता है। लीवर पर पड़ते ही हल्की सी लाइट होती है, टक की आवाज़ होती है और उसके सामने जो प्लेट होती है उसमें 1 या 2 दाने खाने के मिलते हैं। तो जब शुरुआत में इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया तो उसका जो चूहे की इधर उधर की क्रियाएं काफ़ी अधिक थी। बाद में ये देखा जाता है कि जैसे जैसे इस क्रिया को दोहराया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, तो उसकी जो एक्टिविटी है लीवर के पास ज़्यादा हो जाती है। वो सीधा ही लीवर पर एंट्री करता है, लीवर पर पहुंचता है, हाथ अपने पैर से उसको पुश करता है, उसको खाने के दाने प्राप्त हो जाते हैं। इस क्रिया को बार बार दोहराता है और उसको खाने के दाने प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे क्रिया दोहराई गई है, लास्ट में चूहे के द्वारा समय बहुत कम लिया जाता है और उस काम को बहुत जल्दी अंजाम दे दिया जाता है। तो इसमें जो मेन एसेंशियल एलिमेंट निकल के आते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें पहले आपको कोई क्रिया करके दिखानी है, कोई क्रिया करनी है, उसके बाद आपको कुछ मिलता है। और जो सामने वाला जैसा चाहता है, आप जब उस क्रिया को दोहराते हो तो आपको कुछ पुरस्कार मिलता है, खाने के लिए मिलता है या किसी भी तरह का कुछ मिलता है। तो उसको चाहने की इच्छा में व्यक्ति उस क्रिया को बार बार दोहराता है। तो रेनफोर्समेंट भी, पुनर्बलन भी 2 तरह का होता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसको जरा हम आगे करेंगे। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद स्किनर के द्वारा दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें क्या था, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक कबूतर है उसको दाहिनी और घूमकर एक जगह पर चोंच मारने की प्रैक्टिस करवानी थी। मतलब इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना था। ये किस तरह से था, मान लीजिए कोई कबूतर है, उन्होंने उसको ये चीज़ सिखानी है कि वो इस तरह से घूमते हुए यहाँ पर आकर चोंच मारेगा और उसको खाने के लिए 1 या 2 दाने प्राप्त होंगे। बट वो एकदम से तो नहीं ये चीज़ सीख जाएगा कि हाँ यहाँ पर उसको रख दिया, वो एकदम से घूमे और यहाँ पर खाना प्राप्त कर ले, नहीं। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग स्टेप डिवीजन किए हुए, इस तरह से उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया कि यहाँ पर जब कबूतर बैठा है, अगर वो यहाँ पर चोंच मारता है, 1 दाना मिलता है, अगली जगह चोंच मारता है, फिर मिलता है, फिर तीसरी जगह मिलता है, फिर कुछ टाइम बाद इन 2 को रोक दिया जाता है, यहाँ मारता नहीं मिलता, यहाँ मारता नहीं मिलता, यहाँ से मिलता है, फिर तीसरा नेक्स्ट टाइम यहाँ मारता है, मिलता है, नेक्स्ट टाइम यहाँ भी मिलता है, यहाँ मिलता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो कबूतर है वो दाहिनी ओर से घूमकर एक निश्चित जगह पर चोंच मारना सीख गया। लास्ट में क्या किया गया, उसके द्वारा इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया। तो मतलब ये था कि वो काफ़ी टाइम जब वो उस चीज़ को रिपीट करता है तो उसको 1 दाना मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन दिया जाना है वो किस अनुपात में दिया जाना है, मतलब कितनी रेशो में दिया जाएगा, कितने अंतराल में दिया जाएगा, किस मात्रा में दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को सही तरह से समायोजित करने में अपनी अहम भूमिका अदा करती है। एक टीचर के द्वारा क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए किया जाने वाला रेनफोर्समेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिपेंड करता है। दूसरी बात ये डिपेंड करती है कि जो उनको दिया गया है वो कितनी मात्रा में है। तीसरा ये है वो कब, कितने अंतराल पर दिया गया है। ये चीज़ें कई मायने रखती हैं जो सामने वाले के व्यवहार को हम कैसा बना। देखिए, बच्चे के व्यवहार को बनाने में अध्यापक की अहम भूमिका होती है। उसी व्यवहार से कुछ बच्चे सुधर जाते हैं, उसी तरह के व्यवहार से कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब सेम व्यवहार था, बिहेवियर सेम था, फिर भी कुछ बच्चे सुधर गए, कुछ बिगड़ गए। डिपेंड किस पे पड़ता है, जो आपके द्वारा उनके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेनफोर्समेंट है उसकी मात्रा कैसी थी। बच्चे को हद से ज़्यादा प्यार करना, उसको शाबाशी देना, अच्छा इस्तेमाल, मतलब ये कहना कि बहुत अच्छा है, तो धीरे धीरे उसका अपने प्रति बनने वाला व्यवहार नेगेटिव भी हो सकता है, जो उसको कल के काम के लिए ये कहे नहीं टीचर तो मेरे बहुत अच्छे जानकार हो गए हैं, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। कुछ बच्चों के प्रति हल्का सा सख्त व्यवहार वो उनको सीखने के लिए पॉजिटिव मोटिवेट कर सकता है। तो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये जो सीखने का सिद्धांत है, ये पूरी तरह से रेनफोर्स पर डिपेंड करता है। पुनर्बलन की जो क्रिया है, पुनर्बलन करना है, उस पर ही डिपेंड करती है। तो दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद हम बात करते हैं कि ये जो
ऑपरेंट कंडीशनिंग में पुनर्बलन का क्या रोल है, रेनफोर्समेंट अपनी क्या भूमिका अदा करता है। तो सीखने वाले के कार्य में पुनर्बलन का भरपूर सहायता मिलती है। अनुक्रिया के घटने के पश्चात उस पुनर्बलन को प्रदान करने से तात्पर्य इस प्रकार का आयोजन से है जिसमें हम उसको अगर बार बार क्रिया घटित करनी है तो हमें पुनर्बलन प्रदान करना होगा। पर पुनर्बलन मैंने जैसे शुरू में बताया था, दो तरह की रेनफोर्समेंट होती है। रेनफोर्समेंट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, दूसरा है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब होता है जिसे पाना अच्छा लगता है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट जिसका हट जाना या जिसको भूल जाना या दूर कर देना अच्छा लगता है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के उदाहरणों के तौर पर हम कह सकते हैं कि जिसको पाना अच्छा लगता है, भोजन हो गया, पानी हो गया, या किस तरह का मान सम्मान, धन दौलत, प्रशंसा, जिसको व्यक्ति पाने की इच्छा से और ज़्यादा पाना चाहता है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में जैसे कोई डरावनी आवाज़ होगी या हमारे साथ कोई बीती हुई बुरी घटना हो गई जिसका बार बार स्मरण होने पर हमें डर महसूस होता है, इस तरह जिससे को हम हटा देना चाहते हैं, जिसको हम नहीं चाहते, इस तरह की क्रियाओं को नेगेटिव रेनफोर्समेंट में रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो पुनर्बलन है उसका क्या महत्व है। तो जब हम इस क्रिया की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो पुनर्बलन है उसका अपना अलग अलग महत्व रहेगा। सबसे पहले है कॉन्टीन्यूअस रेनफोर्समेंट, लगातार या निरंतर पुनर्बलन प्रदान करना। जब भी किसी क्रिया को किया जाता है तो उसमें कॉन्टीन्यूअस रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है कि शुरू में जब उस क्रिया को दोहराया जाता है तो साथ के साथ उसको रेनफोर्समेंट मिलनी चाहिए। वो उसकी क्रिया को दोबारा से पुश करता है, रेनफोर्स करता है, पुनर्बलित करता है कि वो व्यक्ति उस क्रिया को दोबारा करे। तो इसका सीखने में सबसे अहम रोल होता है। मान लीजिए एक बच्चे के द्वारा काम अच्छा किया गया है, आज उसने पिछले बार के काम से कंपैरेटिव अच्छा काम किया है। टीचर के द्वारा इस बात को सोचा गया, ठीक है दोबारा अच्छा करो फिर शाबाशी दूंगा, बजाय इसके कि आज आपने काम बहुत अच्छा किया, शाबाश बेटे कल और भी अच्छा करना है। तो ये जो शब्द है वो उसको कल दोबारा अच्छा काम करने के लिए रिइंफोर्स करता है। कल काम किया फिर दोबारा से टीचर के द्वारा कहना उसको और पॉजिटिवली रिइंफोर्स करता है। तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूस रेनफोर्समेंट का मतलब है कि जब शुरू में हम सामने वाले को किसी तरह की क्रिया सिखानी चाहते हैं तो उसको कॉन्टीन्यूसली रेनफोर्स किया जाना चाहिए, पॉजिटिवली रेनफोर्स किया जाना चाहिए, ताकि वो उस क्रिया को बार बार दोहराए और वो दोहराने वाली क्रिया उसके व्यवहार का अंग बन जाए। दूसरा है निश्चित अंतराल के पश्चात पुनर्बलन का जो फिक्स्ड इंटरवल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि जब रेनफोर्समेंट किया जाता है तो उसमें एक समय, एक निश्चित समय होना चाहिए। मतलब कहने का कॉन्टिन्यूटी का मतलब तो कॉन्टिन्यूस है, बार बार दिया जाना है, बट यहाँ अंतराल का मतलब है कि उसमें एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए कि जो क्रिया है उसको कितने समय बाद दोहराया जा रहा है और वो उस निश्चित समय के बाद दोहराई जाए ताकि सीखने वाला सीखने के प्रति निरंतर प्रयास करता रहे। नेक्स्ट है निश्चित अनुपात में। अब जो दिया जाना है उसका भी एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पहली बार में इतना ज़्यादा मत दे दे कि उसका सीखने के प्रति सारा मोह ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब व्यक्ति को सीखते हुए चाहे वो शाबाशी है या टीचर के द्वारा कुछ दिया जाना है, बच्चे को टॉफ़ी दी जानी है, कुछ भी दिया जाना है, तो मतलब वो इतनी हो जिससे उसकी संतुष्टि भी ना हो और उसका काम भी चल जाए। आई थिंक यहाँ आप समझ रहे होंगे अनुपात से क्या मतलब है, रेशियो से क्या मतलब है। मतलब इतना ही दिया जाए कि उसको इतना भी हो जाए कि कुछ मिला है और इतना भी हो कि अभी बहुत कुछ बाकी है, तभी वो दोबारा से उस चीज़ की चाह में उस काम को दोबारा करेगा। अगर पहली बार में उसको इतना मिल जाएगा तो वो दोबारा पॉसिबल ही नहीं है कि उस काम को दोबारा करे। जब वो दोबारा नहीं करेगा तो वो उसके व्यवहार का अंग नहीं बनेगा। नेक्स्ट है परिवर्तनशील या वेरिएबल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। परिवर्तनशील से क्या मतलब है कि जो रेनफोर्समेंट दी जानी है, किया जाना है, उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, उसमें समय के अनुसार बार बार बदलाव आवश्यक है। बदलाव से मतलब क्या है कि जो रेनफोर्समेंट दी गई है वो हर बार एक जैसी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो पुरस्कार दिया जाना है,
किसी भी रूप में हो सकता है, शाबाश हो सकता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए। चेंजेस से क्या होगा कि उसका उस कार्य के प्रति जो व्यवहार है वो में उसमें निरंतरता बनी रहेगी, और जो आप रेनफोर्समेंट, जो पुनर्बलन में बदलाव कर रहे हो, वो उसके कार्य की निरंतरता को बनाए रखेगा। तो आई थिंक यहाँ तक आज का जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, और एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बाद इसमें क्या क्या इसके कुछ क्रिटिसिज्म किया, कि इसको किन पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज़ किया गया। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।